12 जून 2021 चांदीपुर टेस्ट रेंज। ब्रह्मोस मिसाइल के सफल परीक्षण के साथ भारत ने एक नया इतिहास रच दिया था। इस पूरी मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद भारत उन कुछ चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया था जिनके पास सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को विकसित करने की क्षमता मौजूद थी। हालांकि इस मिसाइल में अभी बहुत कुछ किया जाना शेष था, लेकिन फिर भी ये भारत और भारतीय वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। अब हाल ही में इस उपलब्धि के 21 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज इस वीडियो में हम इसी मिसाइल के विकास और इससे संबंधित तमाम अन्य पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम खबर यानी न्यूज़ को देखेंगे। इसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली के विकास की पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करेंगे, इसके इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही इस प्रणाली की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, इसके क्या फीचर्स हैं, उन फीचर्स को जानेंगे। इसके अलावा इस प्रणाली की मौजूदा क्या स्थिति है, यानी इसे भारत में कहां कहां प्रयोग किया जा रहा है, ये भी जानेंगे। साथ ही भारत के लिए इस प्रणाली का क्या महत्व है, भारत के लिए ये प्रणाली किस तरह से आगे महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही आगे की राह पर बात करेंगे और अंत में एक प्रश्न पर बात करेंगे जिसे आप मेंस के स्तर पर सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ये पूरा विषय सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित है और आप इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की खबर देख लेते हैं। आज की हमारी खबर इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। खबर है ब्रह्मोस 21 एंड डेवलपिंग, यानी ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली के विकास के 21 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस मिसाइल प्रणाली को अभी भी अनवरत डेवलप किया जा रहा है, विकास किया जा रहा है, इसमें और ज्यादा अपग्रेड किया जा रहा है। इसी को लेकर इस पूरी न्यूज में बात की गई है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले इस ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली के विकास की पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। तो वो 1980 के दशक का प्रारंभिक समय था जब भारतीय नेताओं और भारतीय वैज्ञानिक समुदाय के बीच भारत को मिसाइल तकनीक प्रणाली में आत्मनिर्भर बनाने की अवधारणा जोर पकड़ रही थी। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने साल 1983 में एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य भारत को मिसाइल निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना था। इस कार्यक्रम को भारत के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में शुरू किया गया था और इस कार्यक्रम के तहत भारत सरकार और वैज्ञानिकों द्वारा कई तरह की मिसाइल विकसित की गई, जिसमें पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग जैसी मिसाइलें शामिल हैं। हालांकि कुछ समय बाद ये महसूस किया जाने लगा कि इस कार्यक्रम के तहत जो भी मिसाइलें विकसित की गई हैं उसमें से अधिकतर बैलिस्टिक मिसाइल हैं, यानी ये मिसाइलें बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी को फॉलो करती हैं और एक पैराबोला बनाती हैं, जिसके कारण इन मिसाइलों को ट्रैक करना, इन्हें डिटेक्ट करना काफी आसान होता है। इस समस्या से निपटने के लिए क्रूज मिसाइल के विकास की आवश्यकता पर जोर दिया जाने लगा। क्रूज मिसाइल की सबसे बड़ी बात यह थी कि मिसाइलें लंबे समय तक स्थिर गति से सीधी चल सकती थी, एक ही दिशा में ट्रैवल कर सकती थी। इसके अलावा ये लंबी दूरी तय कर सकती थी और साथ ही इनका निशाना भी काफी सटीक था। इसीलिए इस मिसाइल के विकास पर जो तत्कालीन वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक समुदाय था, उनके द्वारा जोर दिया जा रहा था। अब आगे बढ़ने से पहले बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बीच थोड़ा अंतर समझ लेते हैं कि क्रूज मिसाइल को ज्यादा महत्व क्यों दिया जा रहा था, उसके विकास पर जोर क्यों दिया जा रहा था। तो मान लेते हैं ये लॉन्च साइट है जहां से दो तरह की मिसाइलों को लॉन्च किया जाना है। पहली मिसाइल है बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरी मिसाइल है क्रूज मिसाइल। पहले हम बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करते हैं। तो जैसा हमने देखा, बैलिस्टिक मिसाइल एक बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी को फॉलो करती है, एक पैराबोला बनाती है और हवा में जाते हुए जब अपने पीक स्तर पर पहुंच जाती है तो वहां से ये टारगेट को हिट करती है। अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा पैराबोला बनाती है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी ऊपर जाती है, जिसके कारण इसे डिटेक्ट करना, इसकी पहचान करना काफी आसान होता है। अब दूसरा देखते हैं हम क्रूज मिसाइल को। क्रूज मिसाइल इतना बड़ा पैराबोला नहीं बनाती, यानी क्रूज मिसाइल इतना ऊपर नहीं जाती है, उसका पैराबोला काफी छोटा होता है, उसकी ऊपर जाने की क्षमता काफी छोटी होती है और वो अधिकतर जो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है उसी में रहती है और एक सीधी गति से ट्रैवल करते हुए अपने टारगेट को हिट करती है। अब ये देख लेते हैं कि क्रूज मिसाइल को ज्यादा महत्व क्यों दिया जाता है। यानी मान लेते हैं कि जहां पर हमारा टारगेट मौजूद है वहां पर एक रडार सिस्टम भी मौजूद है। वो रडार सिस्टम जो मिसाइलों को ट्रैक करता है। इस रडार सिस्टम की जो क्षमता है वो कुछ इस तरह से है, क्योंकि पृथ्वी गोल है, इस तरह से इसकी जो क्षमता है वो ट्रैक करने की कुछ इस तरह से है। अब जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो हवा में जब ऊपर जाएगी, वो जितना ज्यादा ऊपर जाएगी उसे ट्रैक करना उतना आसान होगा, क्योंकि रडार उसे यहीं ट्रैक कर लेगा, क्योंकि वो ज्यादा ऊपर जा रही है, उसका पैराबोला काफी ऊपर है। लेकिन जो क्रूज मिसाइल होती है वो पृथ्वी पर काफी लो एल्टीट्यूड पर ट्रैवल करती है, काफी नीचे ट्रैवल करती है, जिसके कारण इसे डिटेक्ट करना काफी मुश्किल होता है। और जानकार बताते हैं कि इसकी डिटेक्शन
और इसकी हमला करने वाले समय के बाद बीच में जो अंतर होता है वो लगभग 20 से 22 सेकंड का होता है। यानी जब क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट कर लिया जाता है तो दुश्मन देश के पास केवल 20 से 22 सेकंड बचे होते हैं इस मिसाइल से बचने के लिए, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल को काफ़ी जल्दी ट्रैक कर लिया जाता है, काफ़ी जल्दी डिटेक्ट कर लिया जाता है, इसलिए इससे बचने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय मौजूद होता है। और यही कारण है कि क्रूज मिसाइल को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए 1998 में एक अंतर सरकारी समझौता किया गया भारत और रूस के बीच। ये समझौता मॉस्को में किया गया था और इस समझौते में भारत की ओर से डॉक्टर कलाम ने हस्ताक्षर किए थे, जो कि उस समय DRDO के प्रमुख थे। वहीं रूस की ओर से समझौते पर रूस के तत्कालीन उप रक्षा मंत्री NV मिखाइलोव ने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के परिणाम स्वरूप 1998 में ही एक नए उपक्रम का निर्माण किया गया। इस उपक्रम का नाम था ब्रह्मोस एरोस्पेस। ये उपक्रम DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और रूस की कंपनी के बीच एक संयुक्त उपक्रम था। इस पूरे संयुक्त उपक्रम के तहत भारत को 50.5% की हिस्सेदारी दी गई थी, जबकि रूस को 49.5% की हिस्सेदारी दी गई थी। यानी भारत को इस उपक्रम में ज्यादा हिस्सेदारी दी गई थी। इस उपक्रम ने साल 1999 में काम शुरू किया, यानी साल 1999 में ब्रह्मोस के निर्माण का काम शुरू हुआ और लगभग 2 साल बाद साल 2001 में ब्रह्मोस का निर्माण पूरा हो गया और 12 जून 2001 को ब्रह्मोस का पहला सफल परीक्षण किया गया और इस तरह से ब्रह्मोस अस्तित्व में आया। ये तो हुई उसके विकास की कहानी। अब ब्रह्मोस की प्रमुख विशेषताओं की बात कर लेते हैं, यानी इस मिसाइल को दुनिया भर में सबसे घातक और सबसे प्रचलित और सबसे महत्वपूर्ण मिसाइल क्यों माना जाता है, उसकी विशेषताओं को समझ लेते हैं। तो ब्रह्मोस मिसाइल में सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन लगा होता है और ये मिसाइल 2 चरणों में काम करती है। अब आगे बात करने से पहले हम समझ लेते हैं कि सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी रॉकेट को उड़ान भरने के लिए थ्रस्ट की जरूरत होती है और ये थ्रस्ट प्रदान करता है इंजन। इस इंजन में कुछ रासायनिक मिश्रण मौजूद होते हैं जो जलते हैं और रॉकेट को थ्रस्ट प्रदान करते हैं। इसी रासायनिक मिश्रण को प्रोपेलेंट कहा जाता है। अब प्रोपेलेंट में 2 कंपोनेंट होते हैं, पहला है फ्यूल और दूसरा ऑक्सीडाइजर। फ्यूल यानी वो पदार्थ जो जलते हैं, जबकि ऑक्सीडाइजर इन पदार्थों को जलने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। अब इन्हीं 2 कंपोनेंट के आधार पर जो प्रोपेलेंट होता है उसे 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी है सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन की और दूसरी श्रेणी है लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन की। इसके अलावा एक हाइब्रिड प्रोपेलेंट इंजन भी होता है जो इन दोनों की विशेषताओं से मिलकर बना होता है। इन दोनों की विशेषताओं की बात करें तो लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन में जो फ्यूल होता है और ऑक्सीडाइजर होता है, इन्हें 2 अलग अलग जगहों पर रखा जाता है और पाइपलाइन के जरिए इन्हें एक चैम्बर में लाया जाता है जहां ये जलते हैं और थ्रस्ट प्रदान करते हैं। जबकि सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन में ये दोनों एक ही जगह मौजूद होते हैं, वहीं पर जलते हैं और रॉकेट को थ्रस्ट प्रदान करते हैं। तो इस आधार पर हमने देखा कि इसे 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। अब सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये काफी छोटा होता है और इसे कैरी करना, इसे संभालना काफी आसान होता है, जबकि लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन को कैरी करना काफी मुश्किल होता है, ये काफी जटिल होता है, जिसके कारण जो हमारा ब्रह्मोस मिसाइल है उसमें सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन को महत्व दिया गया है, उसका प्रयोग किया गया है। इसके अलावा जो सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन होता है उसमें एक बार दहन क्रिया शुरू होने के बाद उसे रोका नहीं जा सकता, जबकि जो लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन होता है उसमें एक बार दहन क्रिया अगर शुरू हो जाती है तो उसे नियंत्रित तरीके से रोका भी जा सकता है। हालांकि जो ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली है उसमें सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन का ही प्रयोग किया गया है। अब जैसा हमने देखा कि ये मिसाइल प्रणाली 2 चरणों में काम करती है। इसमें पहला चरण मिसाइल को सुपरसोनिक गति प्रदान करता है। सुपरसोनिक गति यानी आवाज की गति। आवाज की गति लगभग 768 मील प्रति घंटे के आसपास होती है। यानी पहले चरण में इस मिसाइल को 768 मील प्रति घंटे की गति प्रदान की जाती है और उसके बाद मिसाइल का एक हिस्सा उससे अलग हो जाता है। इसके बाद आता है दूसरा चरण। दूसरे चरण के तहत मिसाइल को ध्वनि की गति से 3 गुना अधिक गति प्रदान की जाती है। यानी दूसरे चरण में ये मिसाइल जब अपने टारगेट को हिट करती है तो ये ध्वनि की गति से 3 गुना अधिक गति से अपने टारगेट को हिट कर सकती है। तो ये तो हुई उसकी कुछ विशेषताएं। और ज्यादा डिटेल में और ज्यादा विशेषताओं की बात करें तो ये मिसाइल फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है। यानी इस मिसाइल को एक बार लॉन्च करने के बाद इसे निर्देश देने की जरूरत नहीं होती है और ये खुद ही अपने टारगेट को हिट कर सकती है। इसके अलावा इस मिसाइल को जमीन, समुद्र, पानी के भीतर और हवा से कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है और ये कहीं से भी अपने लक्ष्य को भेज सकती है। साथ ही ये मिसाइल 300 किलोग्राम तक का गोला बारूद अपने साथ ले जा सकती है और इस गोला बारूद में परमाणु हथियार भी शामिल है। यानी ये मिसाइल अपने साथ परमाणु हथियार भी कैरी कर सकती है। इसके अलावा इसकी अधिकतम गति 2.8 से 3 मैक के बराबर होती है। 1 मैक ध्वनि की गति के बराबर होता है। यानी ये जो मिसाइल है वो ध्वनि की गति से 3 गुना अधिक गति से ट्रैवल कर सकती है। इसके अलावा
ये अत्यधिक गतिशील भी होता है। यानी कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो मिसाइल टारगेट को हिट करने वाली है वो टारगेट लगातार मूव कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, लेकिन ये मिसाइल उस टारगेट के हिसाब से अपने लक्ष्य को, अपनी गति को परिवर्तित कर सकती है और उस टारगेट को उसकी मूविंग स्थिति में भी, उसकी मूविंग पोजीशन में भी हिट कर सकती है। और यही इस मिसाइल की सबसे प्रमुख विशेषता भी है। ये तो हुई प्रमुख विशेषताएं। अब बात कर लेते हैं इस पूरी मिसाइल की मौजूदा स्थिति क्या है, इसे मौजूदा समय में कहां कहां प्रयोग किया जा रहा है। तो इस मिसाइल के अलग अलग संस्करणों को तीनों सशस्त्र बलों द्वारा अपने अपने लिहाज से, अपने अपने हिसाब से प्रयोग किया जा रहा है, अलग अलग स्थानों पर प्रयोग किया जा रहा है। सबसे पहले भूमि आधारित संस्करण की बात करें तो DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भूमि आधारित संस्करण के लिए एक विशेष लॉन्चर का निर्माण किया गया है, जहां से एक समूह में 4 से 6 लॉन्चर शामिल होते हैं और एक लॉन्चर में 3 मिसाइलें शामिल होती हैं और इन मिसाइलों को एक साथ लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा इसकी जो अधिकतम गति है वो 2.8 मैक के बराबर है, यानी ये लगभग ध्वनि की गति से 3 गुना अधिक गति से ट्रैवल कर सकता है। इसके अलावा ये 400 किलोमीटर के भीतर अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम है, यानी अगर कोई लक्ष्य 400 किलोमीटर के भीतर मौजूद है तो ये सटीकता से उसे भेज सकेगा। साथ ही जो DRDO है उसके द्वारा इस पूरी जो भूमि आधारित संस्करण है इसकी गति को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है। इसकी गति को DRDO द्वारा 5 मैक तक ले जाने की कोशिश की जा रही है, यानी ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा गति। तो ये तो हुई भूमि आधारित संस्करण की बात। अब शिप आधारित संस्करण की बात कर लेते हैं। ऐसे संस्करण को ब्रह्मोस का ऐसा वर्जन जिसे शिप से लॉन्च किया जाता हो। इस संस्करण को सबसे पहले साल 2005 में नौसेना द्वारा प्रयोग किया गया था। इस संस्करण को वर्तमान समय में समुद्र से समुद्र और समुद्र से भूमि दोनों ही माध्यमों से लॉन्च किया जा सकता है, यानी अगर समुद्र से समुद्र के बीच किसी लक्ष्य को भेजना है तो भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, और अगर समुद्र से भूमि यानी समुद्र से कोई अगर शिप समुद्र में मौजूद है और वहां से किसी ऐसे टारगेट को हिट करना है जो भूमि पर मौजूद है तो भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा इस मिसाइल को अकेले भी लॉन्च किया जा सकता है और इसे समूह में भी लॉन्च किया जा सकता है। अगर समूह में लॉन्च किया जाता है तो एक साथ 8 मिसाइलों को लॉन्च किया जा सकता है और ये मिसाइलें लगभग 2.5 सेकंड के अंतर से लॉन्च की जाएंगी, यानी पहली मिसाइल के बाद लगभग दूसरी मिसाइल को लॉन्च होने में 2.5 सेकंड का अंतर लगेगा। इसके अलावा इस पूरी जो शिप आधारित संस्करण है उसका उपयोग मुख्य तौर पर आधुनिक रक्षा प्रणाली वाले युद्धपोतों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है, यानी ऐसे युद्धपोतों के लिए निशाना बनाने के लिए किया जाता है जो भारत की क्षमता को खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये तो हुआ शिप आधारित संस्करण। अब वायु आधारित संस्करण की बात करें, यानी ऐसे संस्करण की जिसे वायुसेना के जहाजों द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, तो ऐसे संस्करण का पहला उपयोग नवंबर 2017 में सुखोई MKI विमान से किया गया था और मौजूदा समय में अलग अलग स्थानों पर 40 सुखोई 30 लड़ाकू विमानों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा पनडुब्बी आधारित संस्करण भी हमारे पास मौजूद है, यानी ऐसा वर्जन भी हमारे पास मौजूद है जिसे पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। इस तरह के संस्करण को पानी के भीतर 50 मीटर नीचे से लॉन्च किया जा सकता है और ये पानी के भीतर और पानी के बाहर दोनों लक्ष्यों को भेज सकती है, यानी ऐसे लक्ष्य को भी भेज सकती है जो पानी के भीतर मौजूद है और ऐसे लक्ष्य को भी जो पानी के बाहर मौजूद है। इस पूरे संस्करण को पहली बार मार्च 2013 में विशाखापट्टनम के तट पर इसका पहला प्रयोग किया गया था। ये तो हुआ इसकी मौजूदा स्थिति। अब भारत के लिए इस पूरे संस्करण की, ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली की क्या महत्ता है, क्या भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसको जान लेते हैं। तो ये जो पूरी मिसाइल प्रणाली है ये भारत की रक्षा कूटनीति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। भारत की रक्षा प्रणाली अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने में सहायता प्रदान कर सकती है। बीते दिनों साल 2021 में भारत और फिलीपींस के बीच ब्रह्मोस के आयात को लेकर एक समझौता भी किया गया था। इसके अलावा भारत कई अन्य देशों के साथ भी इस मिसाइल प्रणाली के आयात को लेकर बातचीत कर रहा है। इसके अलावा ये पूरी जो मिसाइल प्रणाली है वो न केवल भारत की रक्षा प्रणाली को मजबूत करती है बल्कि भारत को एक डिटरेंस क्षमता भी प्रदान करती है। भारत के जो पड़ोसी देश हैं या भारत के जो दुश्मन देश हैं वो भारत पर हमला करने से पहले एक बार सोचेंगे, क्योंकि भारत के पास इतनी खतरनाक प्रणाली मौजूद है जो कि उनकी जो पूरी क्षेत्र है उसको तबाह कर सकती है। तो ऐसे में भारत को ये एक डिटरेंस क्षमता प्रदान करती है। अब अंत में आगे की राह की बात कर लेते हैं, निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि भारत स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रक्षा विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में ये मिसाइल प्रणाली भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। जरूरी है, जाहिर है, ये आवश्यक है कि जो वैज्ञानिक हैं वो मिसाइल की रेंज को और ज्यादा बढ़ाने और इसकी स्पीड को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करें। साथ ही डिटेक्ट ना किए जाने की इसकी क्षमता को भी और ज्यादा विकसित किया जाना चाहिए ताकि जो भी रेडार सिस्टम्स हैं वो इसको डिटेक्ट ना कर सकें।
इसके अलावा भारत ने वर्तमान में फिलीपींस के साथ समझौता किया है। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि भारत अन्य देशों को भी इस रक्षा प्रणाली को आयात करे ताकि भारत के जो रक्षा कूटनीतिक संबंध हैं वो और ज़्यादा मजबूत हो सकें। इसके अलावा ये जो प्रणाली है, अगर भारत अन्य देशों को आयात करता है तो इसके कारण भारत के रक्षा उद्योग को भी मजबूती मिलेगी, भारत का रक्षा उद्योग भी और ज़्यादा मजबूत हो सकेगा। तो ये तो हुई आगे की राह की बात, निष्कर्ष की बात। अब एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। प्रश्न है, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का विकास भारत की रक्षा कूटनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण है, चर्चा कीजिए। यानी सबसे पहले आपको इस पूरे प्रश्न में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल प्रणाली और इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करनी है। साथ ही आपको ये भी बताना है कि मिसाइल प्रणाली किस तरह से भारत की रक्षा कूटनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। मुझे आशा है कि इस वीडियो में जिन भी पहलुओं की बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। धन्यवाद।